Hello and welcome. Let us abandon the distractions and enter into the classroom with calm mind, open heart, and genuine hankering desire to learn something valuable together today. Moral values, इसको हम बैक एंड में ही डिस्कशन किया करेंगे. मॉरल वैल्यूज वाली नजर रूह को टकराकर वापस आती है और फर्जी नजर सरफेस और चमड़ी को टकराकर ही वापस आती है. जैसे हमारे पास कोई कबाड़ी वाला हो, कोई मजदूर हो, कोई दुकानदार हो, उनके अंदर भी भरपूर टैलेंट भरा होगा, यानी उनके अंदर भी वो यूनिक क्वालिटी होंगी जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी. यानी हर एक के अंदर जो यूनिक क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है. और हर एक इंसान के अंदर की उस यूनिक क्वालिटी को देखने के लिए मॉरल वैल्यूज की जरूरत पड़ती है और उसी से तो वो मॉरल वैल्यू वाली नजर पैदा होती है. और मॉरल वैल्यू वाली नजर जब अच्छी अच्छी चीजों को, यूनिक क्वालिटीज को जब देखती है तो उसके मॉरल वैल्यूज का इजाफा होता है, वैल्यू एडिशन होता है. जब इंसान के अंदर वैल्यू एडिशन होगी तो हमारे अंदर से वो बोलते हैं ना, आवाज निकल कर आएगी. जब अंदर से वो आवाज निकल कर आएंगे और उस प्रोफेशन को हम चूज करेंगे तो हम मिरेकल्स करेंगे इस वर्ल्ड में. क्योंकि वो तीन लोग जो आज हमने बिल्कुल निचले तबके के लोग जिनको हमने आज जानने की कोशिश की, वो कबाड़ी वाला, वो मजदूर और वो छोटा सा दुकानदार, वो भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते थे, वो भी एक बहुत अच्छे एम्बेसडर बन सकते थे, वो भी बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते थे. लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो हालात नहीं रहे होंगे, वो रिसोर्सेज उनको नहीं मिले जिससे वो लाइफ में एक्सेल कर पाते. तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमारे पास जो मॉरल वैल्यू जब हमारे पास होंगी तो हमारी मिसप्लेस आइडेंटिटी होने से हम बच पाएंगे. यानी हम वो सारी अच्छी चीजों को देख पाएंगे, वो नजर पैदा हो जाएगी हमारे अंदर. आज हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स. और हमेशा की तरह यही हमारे जहन में ये कुछ सवालात गूंज रहे हैं कि मैं इस चैप्टर को क्यों पढ़ूं, ये चैप्टर मेरी जिंदगी में मुझे कहां पर काम आएगा. ये मैं क्वेश्चन, वो क्यूरियोसिटी, मैं जानना चाहता हूं कि ये कहां पर मुझे लाइफ में हेल्प करेगा. और उससे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं. ये जो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया हुआ है और जिसका मतलब होता है स्टेट और कंडीशन. पहले जो रियासतें होती थी उनकी कंडीशन जानते थे वहां की सरकारें कि रेनफॉल कितना हुआ, वहां पर पॉपुलेशन कितनी है और कौन सी क्रॉप्स वहां पर उगाई जाती है, इसके बारे में जानकारी को जुटाते थे. वक्त के साथ ये जो जानकारी जुटाना है उसको डेटा का, इंफॉर्मेशन को जो डाटा का नाम दिया गया और ये जो डाटा का नाम अल्टीमेटली उससे क्या हमारा बन गया, स्टैटिस्टिक्स बन गया. अब दूसरा सवाल कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे कहां पर, ये कब, कैसे काम आएगा. जब कल को आप किसी डिस्ट्रिक्ट के मालिक होंगे, किसी स्टेट के मालिक होंगे, सेक्रेटरी, स्वान, तो उस वक्त आपके पास जो डाटा होगा, स्टेट का डाटा होगा कि कौन सी जगह में रेनफॉल कम होता है, कौन सी जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ये जब, और कौन सी जगह पर आपकी जो क्रॉप्स है वो कम बनती है. जब उसका डेटा आपके पास होगा तो एग्जैक्टली आप उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहां पर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, नल से जल हो या दूसरे कोई की एग्रीकल्चरल स्कीम्स हो, वहां पर आप उन तक पहुंचाएंगे और उसकी क्रॉप्स यील्ड भी अच्छी फसल बन पाएगी. और पानी की अगर उसको कमी है तो वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा. ये तमाम काम आप कर सकते हैं जब आप ऑफिसर बनेंगे. तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स को हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे. अगला ये कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन क्या बनती है. ये तो बस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है और स्टैटिस्टिक्स 4 स्टेप प्रोसेस है. यानी स्टैटिस्टिक्स को हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है. तो जैसे आज आपने देखा होगा, 4 स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करें, जैसे आज आपने देखा होगा आपके घरों में सेंसस चल रहा है तो आपके घरों में आपसे डिटेल मांगी जा रही है, वो आपके पास स्टैटिस्टिक्स है. और कभी हमें ये
हमारे पास पाई चार्ट होता है और उसमें ये लिखा होता है कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस है, तो उसका वहां पर वो परसेंटेज दिया होता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, सो ऑन, जो गैसेस का रेशियो दिया होता है वहां पर। तो यहां पर स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। और कभी हम कंट्री का पॉपुलेशन वो हमने जानने की कोशिश की, रेनफॉल हमें जानना होगा कितना रेनफॉल हुआ है किसी जगह पर, और तमाम तरह के एग्रीकल्चरल फील्ड में कौन सी क्रॉप का कितना यील्ड है, ये सारा जो हम जानने की कोशिश करेंगे ये स्टैटिस्टिक्स का ही काम है। तो अब हम बोलते हैं ना स्टेट्स, क्या क्या स्टेट्स है आपके पास, यानी क्या नंबर्स है आपके पास। नंबर्स आपको पता होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो स्टेट है उसकी क्या कंडीशन, यानी नंबर से हम स्टेट के मिजाज का पता लगाएंगे कि ये जो स्टेट है एग्रीकल्चरली रिच है क्या, रेनफॉल इसमें होता है क्या, पॉपुलेशन कितनी है इसमें क्या, वो स्टैटिस्टिक्स ही हमें बता पाएंगे। और स्टैटिस्टिक्स 4 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, कलेक्शन, जमा करते हैं डाटा को क्या करते हैं, जमा करते हैं। बीच में इंटरचेंज होता रहेगा डेटा ये अमेरिकन और डाटा यूके वाले, तो बात एक ही है। फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा को क्या करेंगे, हम चुनने की कोशिश करेंगे डाटा क्या है। हम एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और इससे हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। हम ये एक 9th क्लास में ये सर्वे करने की कोशिश करेंगे, डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 9th क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है। तो हम लिखते जाएंगे, नोटबुक पे लिखते जाएंगे, फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट मेजर करेंगे तो उसको लिख लेंगे 150 सेंटीमीटर, सेकंड को लेंगे 155 सेंटीमीटर, कोई होगा 160 सेंटीमीटर, कोई 145 सेंटीमीटर होगा। तो वो जो हमने कॉपी पे डिटेल लिख ली, सभी स्टूडेंट की हाइट कितनी है, वो जो एक एक करके हमने लिखा उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी एक एक टुकड़े की इंफॉर्मेशन वहां पर आगे बिखरी पड़ी है, कोई 150 फिर 160 लिख रहे हैं, 144, यानी बिखरे हुए नंबर पड़े हैं, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। और इस तरफ से माला के जो मन के नहीं होते बिखरे पड़े होंगे एक एक जगह पर, वैसे ही ये डाटा को हम इकट्ठा करेंगे, इस तरफ वो मन के एक एक पड़े हुए होंगे, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकंड में क्या करेंगे, वो जो स्टूडेंट के हमने हाइट लिखी है अब उसको थोड़ा अरेंज करते हैं। 150 वाला पहले लिखेंगे, फिर 151, फिर 2, 3, 4, 5, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अच्छे से पेश करेंगे, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी स्टैटिस्टिक्स का सेकंड स्टेप। तो यहां पर इसको हम करेंगे। और इस तरफ से माला को हमने क्या, मन के को क्या बना दिया, माला, मन के मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, माला मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। थर्ड स्टेप होता है एनालिसिस। हम ये पता लगाएंगे ये जो माला हमारे पास बनी है इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, वो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस यानी हम इसका निचोड़ निकालेंगे कि इसमें क्या कमी पेशी, अगर कहीं पर कमी है, कोई मन का कम है तो उसकी जगह उसको ठीक करना, अगर कोई दूसरे माला का यानी उन मनकों के साथ मैच नहीं कर रहा है उसको रिमूव करके दूसरा इंसर्ट करेंगे, वो यहां पर हम कर सकते। यानी हम एक उसको एनालिसिस कर रहे हैं और लास्ट स्टेप में हम ये डिसीजन लेंगे कि हमने क्या कितना खर्चा करना है, कौन से जगह पे जाकर कौन सी स्कीम लॉन्च करनी है, और कौन सी किस जगह पर एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम लॉन्च करनी है, और कौन सी जगह पर वाटर क्राइसिस के रिलेटेड स्कीम लॉन्च करनी है, वो कंक्लूजन में ही हमें पता चलेगा। आइए जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज a branch of mathematics which deals with the study of first collection of data, second क्या है साहब, प्रेजेंटेशन, पेश करेंगे, ये माला बन रही है, और थर्ड उस माला के अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं है, और लास्ट स्टेप कंक्लूजन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो यह हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। अब थोड़ा नंबरिंग करके लिखते हैं। इट इज 4 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यस। सेकंड प्रेजेंटेशन, पेश करेंगे,
ये मन के और ये माला बनेगी प्रेजेंटेशन। थर्ड स्टेप में एनालिसिस होगा, और फाइनल स्टेप कंक्लूजन यानी डिसीजन मेकिंग पावर, यहां पर कंक्लूजन होगा। तो ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स 4 स्टेप प्रोसेस। आइए हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पर जो इससे पहले मैथमेटिक्स होता तो उसमें हम पहले न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देते पहले, यानी जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको प्रेजेंट हम नंबर की फॉर्म में ही करते थे। जैसे हम अभी बात करते हैं 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, उसमें फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे, फिर असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, लेकिन यहां पर वो रिमूव कर दिया गया है। तो अभी इसमें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेट मी चेक इट। और फर्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए वर्ड पता है क्या, बहुत अच्छा फ्रेज यूज किया गया है, वन वर्ड इज बेटर देन वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। यानी एक तस्वीर 1000 लफ्जों पे भारी पड़ती है। यानी एक तस्वीर इतना कुछ कह जाएगी जो हम 1000 लफ्ज लिखकर उस चीज को बयान करने की कोशिश करेंगे। वही इसमें अंदाज, यानी 2 पेजेस में हमारे पास डाटा पड़ा होगा, स्टूडेंट्स की हाइट पड़ी होगी, और हम चाहते थोड़ा कुछ शॉर्टकट हो जाए, थोड़ा जल्दी में बात निपट जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाएंगे। यानी ग्राफ से हमारा काम और सिंपल हो जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इसमें हमने 3 मेथड, 3 तरह के ग्राफ्स के बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ सिलेबस में 3 ही है। फर्स्ट है हमारे पास बार ग्राफ्स, सेकंड है हमारे पास हिस्टोग्राम्स, और थर्ड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फर्स्ट हम बार ग्राफ्स के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। ग्राफ तो ग्राफ, यानी ग्राफ से हम पैटर्न फाइंड आउट कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। यानी ग्राफ से हम ये पता लगा पाएंगे कि अगर 2 का कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर ये 10 है तो ये कितना है, वो सामने दिख जाएगा। वहां पर क्या पैटर्न बन रहा है, कम हो रही है चीजें या बढ़ रही है चीजें, यानी कम हो रही है चीजें या बढ़ रही है चीजें, वो हम सारा हमें इसमें पता चलेगा। फिलहाल के यहां भी इसको जानने की कोशिश करें। बार क्या होता है, बार होता है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, यानी एक शीट हम काटेंगे, शीट को कैसे काटेंगे, रेक्टेंगल की शेप में, यानी यहां से लेंथ और यहां पर ये ब्रेड, इतनी सी शीट काटेंगे, उसको बार बोलेंगे। और अब क्या करेंगे, बार हो गया, बार मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, दैट्स इट, इसको साइड पे रखेंगे। अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम पहले एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, इतना तो आपको पता है। फिर एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, यानी जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसको एक्स एक्सिस पर प्लेस करेंगे, और वाई एक्सिस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको यहां पे रखेंगे। यानी ये वाला जो आपके पास वेरिएबल है वाई एक्सिस, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, एक्स एक्सिस वेरिएबल के ऊपर निर्भर करेगा। ये रूल है हमारे पास, इसको हमने ऐसा करना होगा। फिर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई और वाई एक्सिस, और अब हम ये स्ट्रिप लेंगे और हमें ये बताना है कि 150 सेंटीमीटर, तो यहां से वो नंबर लिख लेंगे। तो 150 वाला मान के चलो, ये वाला बार रखा हमने। फिर 160 है, तो आपको होता है अगला बार जो काटेंगे ये 150 है, तो अगला बार तो इससे थोड़ा बड़ा होगा। फिर 170 तो इससे बड़ा होगा। तो फिर हम एक्स एक्सिस, यानी ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर हम ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स रखते जाएंगे, और कुछ गैप दे देकर इनको हम यहां पे प्लेस करते जाएंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली हमें पता चलेगा। तो ये हमारे पास है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ की डेफिनेशन आप पेन डाउन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखेंगे बार ग्राफ्स क्या होते हैं, आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे। द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा या डाटा, द इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा
when represented using rectangular bars wherein the length of the bars represent different values is called bar graph. तो ये आप इसके जो स्टेप्स हैं इनको आप देखने की कोशिश कीजिए और फिर कल इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर से हम बात करेंगे रूबरू उनके साथ कल हमारा सामना होगा. गेट रेडी फॉर दैट. हैव ए ग्रेट वन.